हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं विकास की चुनौतियाँ। ठीक है, तो इसमें अभी जो हमारा ये डेवलपमेंट का चैप्टर चल रहा है, यानी कि टोटल हम लोग विकास के बारे में यहाँ पे जानकारियाँ इकट्ठे करने वाले हैं। और यहाँ पे आपको जैसे कि पता ही है कि ये हमारा जो चैप्टर है, तो मैंने आपको कई बार बताया एंड आज जो भी नए हैं उनके लिए है कि ये चैप्टर प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही कम इम्पॉर्टेंट है, बट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ये चैप्टर नहीं, 11th क्लास का जो पार्ट फर्स्ट था तो उसमें से प्री के लिए बहुत ही कम फैक्ट आपको मिलेंगे, बट मेंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्प कर सकता है। और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे यदि बात करूँ तो जो भी आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, तो आईएएस पॉइंट के द्वारा उसके लिए पीडीएफ वगैरह लॉन्च की गई हैं, तो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हो उन्हें परचेज़ कर सकते हैं। एंड उसके लिए आपको उसमें जो भी टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, तो वहाँ पे पूरा उसका डिटेल है कि आप कैसे उसे ले सकते हो। तो वहाँ से जाके आप पूरी जानकारी ले सकते हो, देन उसके बाद आप उसे परचेज भी कर सकते हो। तो जो इंटरेस्टेड है वो ले सकते हैं। ठीक है, अब आते इसमें कि यहाँ पे हमने विकास देखा था और इसकी थोड़ी सी भूमिका भी हमने पढ़ी थी, क्या कैसे है। अब यहाँ पे से बात करें तो विकास की जो हमारी चुनौतियाँ हैं, ठीक है, तो कोई भी चीज़ हमें आसानी से नहीं मिलती, ये आप सबको पता है, हम सबको पता है कि। और यहाँ पे यदि आप मेरे साथ लगातार बने हुए हैं तो हमने देखा है कि हमें कोई भी चीज़ ऐसे नहीं हुआ कि हमने सोचा और हमें मिल गई। हमें उसके लिए अपने हाथ पैर हिलाने पड़े, अपना दिमाग चलाना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी और कुछ लोगों को तो अपनी जान तक गंवानी पड़ी, तब आने वाली उनकी पीढ़ियाँ आज खुश हैं। ठीक है, और उसके बाद शांति भी हमने पढ़ा, तो अभी मैंने खुश कहा तो इससे शांति याद आएगी। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा फाइनली हम कह दें कि बहुत ही अच्छे तरीके से खुशी है, क्योंकि हमारी इच्छाएं तो कभी ख़त्म नहीं होती तो कभी खुशी मिलती नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि विकास जो है हमारा, तो विकास की अवधारणा ने क्या किया था, 20वीं सदी के उत्तरार्ध में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि उस समय एशिया और अफ्रीका के बहुत से देशों ने राजनीतिक आज़ादी हासिल की थी और अधिकतर देश कंगाल बना दिए गए थे। तो 20वीं सदी, यानी कि आप बात करें जो आपको 20वीं सदी, अभी आप बोलते हो ना हम 21वीं सदी पे जी रहे हैं। ठीक है, तो 21वीं सदी, बस आप थोड़ा सा जब भी 20वीं सदी आए, 18वीं सदी आए, 19वीं सदी आए, तो यहाँ से बस एक पीछे जाना है आपको। 20वीं सदी चल रहा, अभी हमारा 21वीं सदी चल रहा, यानी कि 2000 का टाइम पीरियड अभी चल रहा हमारा। ठीक है, अभी 2021 चल रहा, ये अभी 2000 वाला चल रहा है। तो क्या चल रहा है, इसे हम 20वीं सदी कह रहे हैं। जब 1900 का टाइम पीरियड चल रहा था उसे हम क्या कहते हैं, सॉरी, ये 21वीं सदी है हमारा। और 1900 के टाइम पीरियड से 1901, 2, 3, 4, 5, 9, 10 और जितने भी हमारे 100 तक फिर आते 2000 तक के, तो यानी कि 1999 तक आप कहें, 1900 से लेकर 99 जो भी आपका डाटा आता है, यानी डेट आती है, तो वहाँ तक आप क्या कहेंगे, 20वीं सदी कहेंगे कि 20वीं सदी ये था। और यदि हम बात करें कि 19वीं सदी के दौर की जब हम बात करते हैं, तो 19वीं सदी का मतलब इन द 1800 ईस्वी वाला बात कर रहे हैं। ठीक है, और अब 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा 2000 से इधर वाला है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि जब भी अभी कभी आए ना कि कंफ्यूज नहीं होना कि 20वीं सदी का मतलब क्या है, 18वीं सदी का मतलब क्या है, 17वीं सदी का मतलब क्या है, तो सीधे इसका साफ साफ है, बस एक पीछे जाना है कि हमारा 21वीं सदी। अब बहुत आपने कई बार सुना होगा कि अब तो हम 21वीं सदी पे आ गए हैं, अब तो सोच बदलनी चाहिए। तो हम 21वीं सदी पे अभी हैं, यानी 2000 वाला ये टाइम पीरियड चल रहा है। 19वीं सदी को हम क्या, जो 19 मतलब कि जो हमारा सन है 19वीं ईस्वी जो है, तो उसमें हम क्या कहेंगे, इसे 20वीं सदी कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो इसमें क्या बताया गया कि 20वीं सदी, अब जब 20वीं सदी आएगा तो बिल्कुल ना आप 1999 तक का पूरा, सन 1999 तक की पूरी बात करेंगे, उसके बाद 2000 आ जाएगा, तो ये आपका 21वीं सदी होगा। और अब जब भी आपके पास 20वीं सदी आएगा तो सीधे सीधे आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये बातें कही जा रही है कि 1900 सन की बातें हो रही हैं। ठीक है, अब सन एग्जैक्ट भले ही ना याद हो, लेकिन ऐसे भी हम कह देते ना। और देखिए यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा आपको और ईजी कर देती हूँ कि जब हमें सन नहीं याद होता किसी का, तो कहीं ना कहीं ना फिर देखिए काम तो चलाना पड़ता है। और ज़रूरी नहीं कि हर एक का माइंड जो है वो मास्टर माइंड ही हो। बहुत मतलब कोई भी टॉपर जितने भी है वो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनसे भी नहीं आते हैं,
और ये बात बिल्कुल सही होती है। तो इसमें से फिर हम क्या करते हैं ना कि जैसे हमें 1950, 1960 या 1947 हमें घटना नहीं याद है कि एग्जैक्ट डेट इसकी क्या थी, तो हम लिख सकते हैं कि 20वीं सदी में या 19वीं सदी में या 18वीं सदी में ऐसी बातें घटित हुई थी। तो यहाँ से आपका आंसर में एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला है, बल्कि वो आपके लिए प्लस पॉइंट ही होगा। तो जब भी माइंड से स्किप हो चीज़ें तो कुछ ऐसे भी हम लोग तिकड़म लगा सकते हैं। तो यहाँ से 2-3 चीज़ें आपकी क्लियर हो गई आपकी 20वीं सदी से ही। तो इसमें खैर जो बताया गया है कि इसके उत्तरार्ध में क्या हुआ था कि महत्वपूर्ण सफलता हासिल की थी, और उसके बाद क्या हुआ कि उस समय जो एशिया और अफ्रीका के बहुत से देशों ने राजनीतिक आज़ादी हासिल की थी। आपको पता है कि हम लोग भी 20वीं सदी में ही आज़ादी हासिल किए, यानी कि 1947 में हमें आज़ादी मिलती है, ठीक है। तो हम 20वीं सदी पे ही आज़ाद होते हैं, 19वीं सदी तक तो हम गुलाम ही रहते हैं ना। तो वहाँ पे जब 1800 का सन टाइम पीरियड चलता है तो वहाँ पे हमने देखा कि कितना ज़्यादा उसमें समस्याएं आ रही हैं। हमने 18वीं सदी की बात करें, 19वीं सदी की बात करें, और जाके 20वीं सदी में हम क्या होते हैं, आज़ाद होते हैं। तो एशिया बताया क्या, एशिया में अपना भारत भी आता है, ठीक है। तो एशिया में कई सारी कंट्रियां हैं, एशिया एक कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका भी एक कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि इन दोनों में ही बहुत से राजनीतिक आज़ादी हासिल की। दिन क्या होता है कि अधिकतर देश कंगाल बना दिए गए थे। अधिकतर देश बिल्कुल मतलब ऐसे कहे कि उनकी आर्थिक सिचुएशन जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, और क्या हुआ था कि उनके निवासियों का जीवन स्तर निम्न था, और शिक्षा, चिकित्सा और अन्य सुविधाएं कम थी, और इन्हें क्या किया गया था, अक्सर अविकसित या अविकासशील कहा जाता था। उनका मुकाबला पश्चिमी यूरोप के अमीर देशों और अमेरिका से था। यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि जो इनसे क्या रह गए, कंगाल हो गए थे, ठीक है। कुछ तो अपना थोड़ा बहुत इस्टेब्लिश कर लेते हैं, लेकिन कुछ की हालत बहुत बद से बदतर हो गई थी। यहाँ तक कि हम बात करें ना तो हमारा इंडिया ही एकदम से ना मतलब रोड पे आने के कगार पे ही था, रोड पे आ ही गया था, आप कह सकते हो कि क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन होता है तब तो हमारे पास तो था नहीं कुछ, और जो भी था हमें आधे का आधा उसको पाकिस्तान को देना पड़ रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे आपको पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा रकम पाकिस्तान को दी गई थी, और नहीं पता तो हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो वहाँ से जब हमने पाकिस्तान को वो रकम दी तो हमारी आर्थिक सिचुएशन तो एक तो पहले से अंग्रेज़ चूस गए, जो बचा था वो तो यहाँ से सीधे तौर से हमारा इधर से पूरा निकल गया, ठीक है। तो कंडीशन तो बहुत बुरी थी। हम लोग देखेंगे कि कितना मतलब उसमें सुधार किया गया, क्या कैसे कैसे योजनाएं लाई गई, भूमि सुधार वगैरह। उसी के लिए अभी मैंने आपको जो बताया था ना कि 9वां भाग जोड़ा गया था, तो क्यों जोड़ा गया था वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था ना कि अभी जो संशोधन पढ़ा रही थी आपको, जिन्होंने भी पढ़ा होगा उन्हें बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होगा। तो आपको याद होगा कि उसमें पहला ही संशोधन होता है जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है 1951 में, ठीक है। वो क्यों 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है उसका भी मैंने रीज़न बताया था कि यहाँ पे क्या होता है कि हमें क्या करना था, अपनी जो आर्थिक स्थिति थी उसे बेहतर बनाना था। और बेहतर बनाने के लिए कहीं ना कहीं ऐसा था ना पहले कि जो अंग्रेज़ों के द्वारा भूमि व्यवस्था वगैरह चलाई गई थी, तो वो तो मतलब ऐसा था कि जिनकी ज़मीन थी उनके नाम पे तो कुछ था ही नहीं। तो उसमें किया गया कि भाई जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है था कि मतलब 5 एकड़ या 5 बीघा जो भी है, उसमें कुछ ऐसा ही उसमें था। तो इतने लोग एक ही लोग के पास इतनी ज़मीन होगी, और उसके बाद जो जितनी ज़मीन इनके पास ज़्यादा होगी वो अदर लोगों को उनसे लेके दे दी जाएगी। और जब उनसे लेके अदर लोगों को दे दी जाती थी तो लोग क्या करते थे, ऑब्जेक्शन उठाते थे कि भैया हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे आए दिन, लेकिन हमें देश का सुधार करना था, और उसके लिए हमने क्या किया, यानी गवर्नमेंट को क्या लगा कि ये मौलिक अधिकार ही हटा देना बेटर है। यानी कि अब इसको यदि मौलिक अधिकार के रूप में ये रहा तो हम आर्थिक स्थितियाँ इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, अच्छे तरीके से उसे संतुलित नहीं बना पाएंगे। और उन्होंने फाइनली क्या किया, उसमें संविधान संशोधन करते हैं पहला, और 9वां भाग जोड़ते हैं जिसमें रखा गया कि अब ये अधिकार नहीं रह गया आपका संपत्ति का अधिकार, इससे न्यायालय में अब आप चुनौती नहीं दे सकते हो। यदि गवर्नमेंट जनता के भले के लिए आपकी ज़मीन ले रही है तो उसमें से आपको कोई अधिकार नहीं कि आप न्यायालय में जाए। और ये आपको आज बताना है, अभी जो मैंने अभी बताया पहले भाग में ये नहीं जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें ये बात कही गई थी कि गवर्नमेंट यदि क्या कर रही है कि जनता के भले के लिए आपकी ज़मीन ले रही है, वहाँ आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, और जाओगे भी तो आपको कोई न्याय नहीं मिलने वाला है यदि गवर्नमेंट जनता के भले के लिए आपकी ज़मीन वगैरह ले रही है तो।
ये संविधान संशोधन मैंने आपको बताया है, आप ज़रा थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के बताने की कोशिश करिएगा कि कौन से नंबर का संविधान संशोधन था और कब हुआ था। ठीक है, तो इसमें से क्या बताया गया है कि यहाँ पे हमने क्या किया, जो उनके निवासी का जीवन स्तर निम्न था, क्योंकि अब इस स्थितियाँ ही हमारी बेटर नहीं, तो जीवन स्तर तो बिल्कुल निम्न होना ही था। शिक्षा हो गया हमारा, चिकित्सा हो गया और अन्य सुविधाएं भी कम हो गई। बिल्कुल, मतलब इकोनॉमिकली हमें स्ट्रांग होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे, और मैंने कल ही आपको बता दिया था कि आज पॉलिटी कम, इस चैप्टर में पॉलिटी कम इकोनॉमिक्स का ज़्यादा इसमें रोल होने वाला है। तो अब इसमें क्या होगा कि हमारी एजुकेशन, हमारी हेल्थ की जो भी सुविधाएं होगी और जो भी अदर हमें नीड होती हैं, अदर हमें ज़रूरत होती है, तो वो भी हमें प्रॉपरली नहीं मिल पाएंगी। और उसके बाद क्या होगा कि इन्हें अक्सर अविकसित या विकासशील कहा जाता है। आपने सुना होगा कि यहाँ पे हमारा इंडिया एक विकासशील देश है। आपको पता है कि हमारा इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, नॉट डेवलप कंट्री है। ठीक है, तो हमने ये सुना कि हमारा जो इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्री है, यानी कि अभी वो विकास कर रहा है, विकासशील है अभी, या अविकसित। आपने कई सारे कंट्रियों के नाम सुने होंगे जिन्हें कहा जाता है ये अविकसित कंट्रियाँ हैं। अविकसित का मतलब क्या है कि अभी उनकी जो आर्थिक सिचुएशन है वो अभी भी बद से बदतर बनी हुई है। और उसके बाद हमने सुना कि एक वर्ड और आता है, यहाँ पे क्या आता है, विकसित आता है। और इस विकसित वर्ड में क्या होता है कि यहाँ पे यदि हम बात करें तो जो पूरे तरीके से क्या हो चुकी, जैसे अमेरिका वगैरह जो कंट्रियाँ हैं उन्हें हम विकसित कंट्रियाँ कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, अभी आपने एक हाल तो नहीं कह सकते, कुछ टाइम पहले ही एक आया था, मतलब अमेरिका के प्रधानमंत्री जब डोनाल्ड ट्रंप जी थे तो उनके द्वारा ये कहा गया था, राष्ट्रपति सॉरी प्रधानमंत्री नहीं, तो उनके द्वारा ये कहा गया था कि भारत और चीन जो डेवलपिंग कंट्री हैं तो उन्हें अब डेवलप कंट्री पे रखा जाए। ठीक है, तो जब ऐसी बातें आती है कि डेवलपिंग कंट्री को डेवलप कंट्री पे रखा जाए, क्योंकि भारत और चीन कहीं ना कहीं अब अपना बेहतर दबदबा बना चुके हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि क्या होता है ना कि जो जैसे यहाँ पे हम लोग आरक्षण वगैरह देते हैं, तो ऐसे भी हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी होती हैं, तो कुछ उनको व्यापार वगैरह में छूट मिल जाती है कि जो डेवलप कंट्री है तो उनके लिए तो कुछ छूट देने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन जो डेवलपिंग है या अविकसित है, जो अनडेवलप है, तो उनको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्रोत्साहन के तौर पे हम ऐसे ट्रेड वगैरह में इन्हें कुछ टैक्स वगैरह में छूट दे सकते हैं। तो इसलिए अमेरिका ने ये ऑब्जेक्शन उठाया था कि अब तो ये नहीं रह गए हैं, अब इन्हें हमें क्या कर देना चाहिए कि विकसित देशों में रख देना चाहिए। हालांकि अभी मुझे वो एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा, मैं कल देख के आपको बताऊंगी। यहाँ पे एक डाटा आया जिसमें कि ये विकसित है जो और विकासशील है और यहाँ पे अविकसित है, इन तीनों को कुछ अलग श्रेणियों में बांटा गया है। यानी कि आप किस तरीके से देशों को हम कह सकते हैं कि ये कौन सी कंट्री है, कैसे है, तो वो मैं आपको कल पूरा समझाऊंगी डिटेल से। ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना, क्योंकि अब ये वर्ड इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं थोड़ा अजीब सा लगने लगा है, और ये जो रिपोर्ट आई थी उसमें वो पूरी चीज़ें समझाई गई हैं, तो वो मैं आपको कल करा दूंगी। तो बस इतना समझिए आप कि आप लोग जो सुन रहे थे अभी तक कि विकसित है, विकासशील है, तो यहाँ पे अब आपको समझ में आ रहा कि कैसे था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि उनका मुकाबला पश्चिमी यूरोप और यूरोप के अमीर देशों और अमेरिका से था। यानी कि इनका मुकाबला कहाँ से है, पश्चिमी यूरोप। हम हमेशा ना जब भी बात करते हैं अपने कंट्री की तो तुलना करते हैं अमेरिका की। हम कहाँ की तुलना करते हैं, अमेरिका की करते हैं। पश्चिमी यूरोप का मतलब जो हमारे यहाँ आके हमें चूस के गए हैं उनकी बात यदि हम करें तो इन सब की हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि वहाँ पे ऐसी सिचुएशन है, वहाँ पे इतना डेवलप है, वहाँ पे इस तरीके का चल रहा है, हमारे यहाँ पे कैसा है। हम कभी फ्रांस की तुलना करते अपने देश से, कभी अमेरिका की करते। ज़्यादातर आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे ना तो हर एक उसमें आपको अमेरिका का कंपेयर मिलेगा। जब भी आप पढ़ेंगे कोई भी एग्जाम्पल लिया जाएगा अमेरिका का ही लिया जाएगा। तो वहाँ से पूरा हम इसमें बताया गया कि जब उनसे तुलना करेंगे तब तो, क्योंकि वो लोग विकसित कंट्रियाँ थी, वो बहुत ज़्यादा विकसित थी, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप की कंट्रियाँ हो। लेकिन ये अफ्रीका हो गया हमारा और एशिया हो गया, ये कहीं ना कहीं बहुत पीछे थे, क्योंकि यूरोप वाले आके ना हमें चूस के चले गए थे, और हमें ही नहीं अफ्रीका में भी यही कंडीशन उनकी थी। अब उसके बाद क्या होता है कि 1950 और 1960 के दशक में जब अधिकतर एशियाई व अफ्रीकी देशों ने क्या किया कि औपनिवेशिक शासन से आज़ादी हासिल की,
तब उनके सामने सबसे महत्वपूर्ण काम गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी, निरक्षरता और बुनियादी सुविधाओं के अभाव की निहायत ज़रूरी समस्याओं का समाधान करना था। यानी कि जब 1950 और 60 के दशक तक की यदि हम बात करते हैं, जब क्या हुआ था कि अधिकतर एशियाई व अफ्रीकी देशों ने औपनिवेशिक शासन से आज़ादी हासिल की थी। अभी मैंने आपको बताया क्या कि वो जो यूरोप वाले थे, आज हम बात कर रहे हैं कि वो डेवलप हैं ऑलरेडी, तो वो हमें ही चूस के डेवलप हुए हैं। यानी कि हमारा यहाँ जितना धन था ना, वो सब ले जाके उधर ही रख रहे थे वो लोग। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ पे इन्होंने, जब हम इनके औपनिवेशिक शासन से, चाहे अफ्रीका हो चाहे एशिया हो, तो आज़ाद होते हैं और उसके बाद हमें अपनी सारी सिचुएशन जो बिगड़ी हुई थी उसे सही करने में टाइम तो लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तब उनके सामने सबसे महत्वपूर्ण काम क्या आता है, गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी, निरक्षरता और ये कुछ बुनियादी जो सुविधाओं के अभाव की निहायत ज़रूरी समस्याओं का समाधान करना था। जब हमारा देश आज़ाद होता है, तो जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे या भी हम लक्ष्मीकांत भी पढ़ेंगे, वहाँ भी देखेंगे कि सिचुएशन कितनी गिर गई थी, इतनी गिर गई थी कि उठ पाना भी मुश्किल लग रहा था। यहाँ से इस तरीके के खोखला करके वो लोग हमें गए तो थे, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें खोखला करके गए थे कि हमारा शरीर तो है, शरीर के अंदर हमारे अब कुछ भी नहीं बचा है। हालत इस तरीके की देश की हो गई थी, और एक अपने देश बस की नहीं, जहाँ जहाँ इनका शासन था ना, वहाँ हर जगह पे इन्होंने ऐसा किया था। और जब ऐसा किया तो गरीबी, उन्होंने भूमि कर वगैरह, जो इतना ज़्यादा आपने देखा होगा कि मतलब एक लगान मूवी आती है, मैंने बहुत दिन पहले आपको बताया था कि आप लोग देखिएगा, और जो नहीं देखे होंगे वो देखिएगा आप लोग, कि लगान मूवी में किस तरीके से वो लोग टैक्स वगैरह बढ़ा रहे हैं। क्रिकेट जब पहली बार उसमें दिखाता है कि कब खेला गया तो कैसे, तो वहाँ पे देखिएगा पूरा इसी से रिलेटेड है। थोड़ा मूवियाँ भी हमें बहुत ज़्यादा कुछ ज्ञान दे जाती हैं, तो जो बातें किसी के बताने से नहीं समझ में आती, वो हम मूवी देख के भी समझ सकते हैं। तो वहाँ पे देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है सारी बातें कि कैसे कैसे अंग्रेज़ यहाँ पे क्या क्या करते हैं। तो हालांकि इतना ओवरऑल नहीं समझाया गया, बट थोड़ा बहुत आपको उसमें से समझ आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भूमि लगान वगैरह वो अचानक बढ़ा देते इतना ज़्यादा। अब जब अचानक से बढ़ा दिए, खेती हो रही है तो भी आप दो, नहीं हो रही तो भी आप दो, तो ये तो भूखे मर रहे हैं, उनका तो पक्का हुआ कि आप दोगे ही हमें, कहीं से भी तो नहीं दे रहे। तो फिर वही सिचुएशन की बिना मजदूरी के आप काम करो। निरक्षरता, पढ़ाई बिल्कुल नहीं थी, कोई भी एजुकेटेड पर्सन नहीं थे। उसके बाद कुपोषण, जब खाना ही नहीं है तो पोषण की तो हम बात ही नहीं कर सकते कि किसी भी बिना पोषण का भी खाना मिल जाए, वो भी नहीं मिल रहा, क्योंकि हो ही नहीं रहा, सूखा पड़ जा रहा, अकाल पड़ जा रहा, सिंचाई की कोई सुविधाएं नहीं है, नहर की कोई सुविधाएं नहीं थी, ना तो इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र था, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। और जो भी हमारी ज़मीन थी वो क्या कर रहे थे, नील की खेती करा के उसको भी बंजर बना दे रहे थे। वो इसमें से जो समस्याएं थी, मतलब इतनी गंदी वाली हो गई थी कि उभर पाना मुश्किल था ही, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बेरोजगारी भी सिर चढ़ के बैठी थी कि कहीं भी रोज़गार ही नहीं था ना। हमारा जो रोज़गार चल रहा था, हमारे जो कुटीर उद्योग चल रहे थे, तो आप यहाँ पे पूरा ये जो चैप्टर चल रहा है ना, डेवलपमेंट है। और जब डेवलपमेंट है यार, तो जब हमारे हर एक एंगल से विकास हो रहा है, तो ज़रूरी है कि इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ आएगा। तो खैर अभी यहाँ पे पॉलिटी बिल्कुल भी मुझे दिख नहीं रही है, अब थोड़ा सा मैं हिस्ट्री पे आती हूँ। तो यहाँ पे बेरोज़गारी की बात की गई, ठीक है। बेरोज़गारी में क्या होता है आपका कि जब हम वहाँ पे देखेंगे, जब हिस्ट्री में, कि जो यहाँ पे खेती हो रही, जो कुटीर उद्योग था, जो किसान थे, जो अपना कपास वगैरह का वो उद्योग चला रहे थे, हस्तशिल्प वगैरह वो बना रहे थे, साड़ियाँ वगैरह यहाँ पे बनती थी, बहुत ज़्यादा साड़ियाँ फेमस थी यूरोप में। यहाँ की जो सिल्क साड़ियाँ थी, यूरोप में इतनी ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ गई थी कि वहाँ के जो धंधे थे वो बंद होने लगे थे। अब देखिएगा ये लोग कितना मतलब अपने भले के लिए करते हैं कि जब वहाँ के धंधे बंद होने लगे क्योंकि यहाँ की डिमांड बढ़ गई, अब भैया इन्होंने क्या किया कि हमारे यहाँ की जो चीज़ें जाती थी उनमें टैक्स बढ़ा दिया, जो उनके यहाँ की यहाँ आती थी तो उनमें टैक्स घटा दिया। यानी कि जो हम यहाँ से क्या करते थे, निर्यात करते थे, इन्होंने क्या किया कि 2 गुना टैक्स कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ की चीज़ों की डिमांड बढ़ गई। और हमसे शर्त लगा लिए कि आप अपनी चीज़ों को हमें आधे दाम में दोगे, यानी कि वो हमें उसी चीज़ को डबल लगाते थे। हमसे क्या किया कि हम उन्हें अपनी जो खेती का जो कपास वगैरह वो हम उसे आधे दाम पे थे।
यहाँ से सिचुएशन इतनी ज़्यादा बिगड़ने लगी और धीरे धीरे क्या हुआ कि वो हमसे ही लेके जाते थे, आधे दाम में लेके जाते। मशीनीकरण वगैरह उस टाइम पे आया, औद्योगिकीकरण, और वहाँ पे क्या किया गया कि वहाँ से फिर वो लोग बनी बनाई साड़ियाँ वगैरह लाने लगे, जो मशीन के द्वारा पहले हाथों से बनाई जाती थी। यहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलप ही नहीं था, वहाँ से पूरा वो मशीन से बना के लाते थे। एंड क्या हुआ कि यहाँ का जो व्यापार था पूरा का पूरा ठप होने लगा, पूरा का पूरा वो धीरे धीरे बंद होने लगा। लोगों की जो डिमांड थी वो क्या होने लगी, यूरोपीय वस्त्रों की डिमांड होने लगी। जबकि एक टाइम जब था कि हमारे वस्त्रों की डिमांड यूरोप में होती थी, और सिचुएशन आज इन्होंने ऐसी बना दी कि हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते हैं और हमें यहाँ के उसकी 100 गुना कीमत पर बेचते हैं, और हम लोग यहाँ पे ले रहे थे। तो वो जो जिस तरीके से चाह रहे थे उस तरीके से वो चला रहे थे, एंड बहुत ही ख़तरनाक वाला उन्होंने हमें बर्बाद किया था, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक वाला। एक तरीके से हम देखें तो कभी कभी इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि कोई डाउट नहीं इसमें कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा विकास किया, तो विकास तो नहीं कह सकते हैं। ये पूरी प्रशासनिक व्यवस्था है, रेल है, डाक तार है, बहुत कुछ है यहाँ पे जो कि उनके द्वारा स्थापित किया गया। स्थापित करना कह सकते हैं बेटर होगा, विकास करना ये थोड़ा अजीब सा होगा, क्योंकि विकास करने का मतलब हम समझ रहे हैं अभी कि क्या होता है। तो उन्होंने ये अपने भले के लिए किया, क्योंकि अब क्या था कि सारी चीज़ें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करनी थी, और उसमें जब करनी थी तो उसके लिए तो मतलब आप एक जहाज़ से जाओगे, काफ़ी लंबा टाइम लग जाता था। तो कोई ऐसा आसान रास्ता उन्हें ढूंढना था कि हम जल्दी से पहुंच जाएं, और इसके लिए उन्होंने कुछ ये जो ट्रेन वगैरह चलाई थी, डाक तार वगैरह चलाए थे, तो इसी के लिए था कि हमारा संदेश वहाँ तक बेहतर तरीके से पहुँच जाए एंड हम उसे अच्छे तरीके से काम कर सके। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आया हमारा कि अभाव की निहायत ज़रूरी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, और जिसे उनकी बहुसंख्यक आबादी भुगत रही थी। जो बहुसंख्यक आबादी थी हमारे देशों में, वो क्या कर रही थी, भुगत रही थी। बहुसंख्यक क्या, अल्पसंख्यक भी जितने के जितने थे सब मर रहे थे, कोई भी सुकून से नहीं रह रहा था। और उसके बाद क्या हुआ कि उनका तर्क था कि वे पिछड़े इसलिए हैं कि औपनिवेशिक शासन में उनके संसाधनों का उपयोग करके फ़ायदे के लिए नहीं, उपनिवेशवादियों के फ़ायदे के लिए होता था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो अभी मैंने पूरी हिस्ट्री आपको बताई कि वो लोग सिर्फ इतना सब कुछ विकास किए ना, विकास नहीं स्थापित किए, तो वो हमारे फ़ायदे के लिए नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे थे। तो उन्होंने जो कुछ भी किया वो अपने फ़ायदे के लिए किया, और यही सब लोग तर्क भी देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि स्वतंत्रता के द्वारा भी अपने संसाधनों का उपयोग अपने राष्ट्रीय हित में सर्वश्रेष्ठ तरीके से कर सकते हैं, और इस प्रकार क्या होता है कि अब उनके लिए वैसी नीतियां बनाना संभव था जिनसे क्या हो कि वे अपने पिछड़ेपन से उभर सके और पूर्ववर्ती औपनिवेशिक मालिकों के स्तर को हासिल करने की ओर बढ़ सके। और इस बोध ने क्या किया कि इन देशों को विकसित विकास परियोजनाएं शुरू करने की प्रेरणा दी। तो कौन से देश, जो हमारे पश्चिमी देशों की हम बात करते हैं, उनसे कहीं ना कहीं हमें प्रेरणा मिली कि अब हम कैसे आगे बढ़े, क्योंकि अब तो ना तो यहाँ तो कुछ भी नहीं रह गया, हाथ में कटोरा भी नहीं रह गया था, आप ऐसा कह सकते हो कि वो भी छीन के चले गए थे कि हम कहीं ना कहीं से भीख भी मांग ले, ऐसी भी सिचुएशन हमारी नहीं रह गई थी। तो अब हम करते क्या, यदि यहाँ पे हम देखते फिर कि हमें वही था कि दूसरों का फिर हमें देखना ही पड़ता किस तरीके से चल रहा है। तो थोड़ा बहुत तो सपोज मान के चलिए कि आप चाह रहे हैं कि हम अपने मत से यूपीएससी कर लेंगे, बिल्कुल सही बात है, आपकी मेहनत ही रंग लाएगी, किसी और की नहीं। लेकिन जब तक आपको चीज़ें पता नहीं होगी उस बारे में, तब तक आप दूसरों के बताए हुए चिन्हों पे चलोगे, ठीक है। कि दूसरे जब आपको गाइड करेंगे, आपके पास एक बेटर मेंटोर होगा अच्छा वाला, तो आप क्या करोगे, वहाँ से उनके द्वारा जो भी बताए गए रास्ते होंगे आप उसे फॉलो करने की कोशिश करोगे। देन एक टाइम बाद ऐसा आएगा कि आप खुद ऐसा अपने अंदर महसूस करेंगे कि हाँ, कोई मुझे ना भी बताए तो भी मैं इससे क्या कर सकता हूँ, अब अपने लक्ष्य तक मैं आसानी से पहुँच सकता हूँ। लेकिन पहले कोई ना कोई आपको ऐसा चाहिए जो आपकी उंगली पकड़ के थोड़ा उस रास्ते तक ले जाए, आपको वहाँ का रास्ता आपको दिखाए।
तो इसी तरीके से था कि हमें भी उनकी क्या करनी पड़ी, थोड़ा सा सहायता लेनी पड़ी कि वहाँ पे यूरोपीय देशों में कैसा चल रहा है, पश्चिमी देशों में कैसा चल रहा है, और देन हम क्या कर सकते हैं उस हिसाब से हमने यहाँ पे करने की कोशिश की। और क्या होता है कि विकास की अवधारणा विगत वर्षों में काफ़ी बदली है, और आरंभिक वर्षों में जोर आर्थिक उन्नति और समाज की आधुनिकीकरण के रूप में पश्चिमी देशों के स्तर तक पहुँचने पर था। और विकासशील देशों ने क्या किया कि औद्योगिकीकरण, कृषि और शिक्षा के आधुनिकीकरण एवं विस्तार के जरिए तेज आर्थिक उन्नति का लक्ष्य निर्धारित किया था। और उस समय यह माना जाता था यहाँ पे कि इस तरह के सामाजिक और आर्थिक बदलाव को शुरू करने में केवल राजसत्ता ही सक्षम माध्यम है। और अनेक देशों ने क्या किया था कि विकास की महत्वाकांक्षी योजनाओं का सूत्रपात किया। ऐसा प्राय विकसित देशों की मदद और कर्ज के जरिए किया गया। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पे हमने आईएमएफ के द्वारा कुछ क्या लिया था, वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है, आईएमएफ की स्थापना होती है, एंड उनसे हमने काफ़ी ज़्यादा कर्ज वगैरह लिया था। 1991 की घटना आप पढ़ेंगे जब हमने ये 3 चीज़ें की थी। आपको एलपीजी पता होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पे हमने क्या किया था कि उनसे जब हमने हेल्प लेने की कोशिश की, जब सिचुएशन बद से बदतर हो गई, हालत हमारे काबू में नहीं रह गए थे, हमें लेनी पड़ी बाहर से मदद। और जब लेनी पड़ी तो उन्होंने हमारे सामने शर्त रखी कि भाई आप ऐसा करोगे अब कि आपको यहाँ पे थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी, लिबरलाइजेशन भी आपको अपनी उसमें लाना पड़ेगा इकोनॉमिक्स में। देन उसके बाद आपको थोड़ा कुछ सेक्टर्स को प्राइवेट करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि जो डेवलप कंट्री हैं जैसे अमेरिका वगैरह, वहाँ पे सीधे पूंजीवादी, और आज आप पढ़ते हो कि वो पूंजीवादी स्टेट है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पे कोई शासन का रोल ही नहीं है, मार्केट में कुछ भी रोल नहीं गवर्नमेंट का कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। जैसे हमारे यहाँ पे ना मिश्रित है इकोनॉमिक्स में। आपको पता होगा कि अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं जो हम बात करते हैं कि एक होती है हमारी, यदि देखें तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो कौन सी कंट्रियां हैं? आपके पश्चिमी देशों की कंट्रियां आप कह सकते हो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाली हैं, जैसे अमेरिका वगैरह हो गया। दिन समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें जैसे रूस हो गया, चाइना हो गया, ऐसी जो जहाँ पे पूरा का पूरा मतलब पूरा नियंत्रण कहाँ पे होता है, राज्य पे होगा, शासन सत्ता पे होगा। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते जो इंडिया में है हमारे, यहाँ पे क्या होता है कि शासन का भी रोल होगा और कुछ प्राइवेट वालों का भी इसमें रोल होगा, यानी दोनों मिली भगत होगी कि कुछ शासन करे। आप देखते हो कि कुछ सेक्टर प्राइवेट है, कुछ सेक्टर गवर्नमेंट देखती है, तो इसी कारण यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। खैर, अर्थव्यवस्था में आप लोग अच्छे तरीके से ये बातें भी सब कुछ समझेंगे। आप यूपीएससी में आ गए हैं तो सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन आप जानकार बहुत ज़्यादा बनने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल परेशान नहीं होना है, और धीरे धीरे आपको सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई कि कहीं ना कहीं उनसे हमें मदद लेनी पड़ी, कर्ज भी लेना पड़ा। आईएमएफ से हमने बहुत अच्छी खासी रकम ली थी, लेकिन आईएमएफ की ये शर्तें हमें माननी पड़ी थी कि हम अपने देश में प्राइवेटाइजेशन करेंगे, वैश्वीकरण करेंगे, जो भी बाहर के उद्योग हैं उनको यहाँ पे आने की अनुमति देंगे, और थोड़ी रियायत बरतेंगे, उसमें लिबरलाइजेशन करेंगे थोड़ा सा उसमें, तो ताकि हमारा जो डेवलप है वो बेहतर तरीके से हो सके, ठीक है। अब क्या होता है कि 50 के दशक से प्रारंभ करते हुए भारत में विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की एक श्रृंखला बनी, और इनमें क्या हुआ कि भाखड़ा नंगल बांध, देश के विभिन्न हिस्सों में इस्पात संयंत्रों की स्थापना, खनन, उर्वरक उत्पादन और कृषि तकनीकों में सुधार जैसी अनेक बृहद योजनाएं शामिल थी। उम्मीद की गई कि यह बहुआयामी रणनीति आर्थिक रूप से प्रभावकारी होगी और देश की संपदा में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी। भाखड़ा नागल परियोजना जो है, तो आपने पंचवर्षीय योजना पढ़ी होगी, 5 ईयर प्लान जो था, तो वहाँ पे देखिएगा आप लोग की जो पहली पंचवर्षीय योजना आती है उसमें क्या किया जाता है, बहुत इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और यूपीएससी तो ठीक है कितना फैक्चुअल नहीं जाता है, लेकिन आप देखिएगा कि जो हमारे स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये बहुत फेवरेट होता है कि पंचवर्षीय योजना से 1 या 2 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं।
ठीक है। तो इनमें से कभी-कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो किस पंचवर्षीय योजना के तहत बनी थी? कौन से इस्पात जो लौह उद्योग वगैरह वो किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किए गए थे? तो वो सारी चीज़ें आज का आपका होमवर्क यही है कि आप क्या करेंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है, मैं आशा करती हूँ, क्योंकि मैं देख तो पा नहीं रही हूँ, तो आप लोग जितना मैं देती हूँ आपको होमवर्क वो करते होंगे, एंड सिर्फ करके उसे रख नहीं देते होंगे, आप रिवाइज भी करते होंगे। तो यहाँ पे मैंने रिवीजन का भी तरीका बताया था कि सिर्फ 2 से 3 बार ही पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना। उतने में आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप एक बार पढ़ते हो, 2 बार पढ़ते हो, तीसरी बार आपका वो बहुत ही क्लियरली कंठस्थ हो जाता है, इतना बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। तो आप लोग देख लीजिएगा प्लीज़, पूरी पंचवर्षीय योजनाएँ जो हैं पूरी की पूरी, जो 12 तो पंचवर्षीय योजनाएँ हुई थी, तो यहाँ पे फिर 12 के बाद बंद कर दिया गया था, ठीक है, 2017 तक ही था वो। तो उसमें क्या हुआ वो पूरा आप देख के क्या क्या कैसे कैसे हुआ, आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा, कहीं नहीं मिल रहा तो लूसेंट में अच्छे तरीके से दिया हुआ है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उतना मिल जाएगा, या आपकी बुक वगैरह में मिल जाए तो बेहतर है, रमेश सिंह की बुक में भी मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं कहीं से भी। लेकिन इससे मेरा जो कहने का मतलब है कि जितना किताब में लिखा उतना नहीं, बस मेन पॉइंट आपको उसके अपने नोट्स में मेंशन कर लेने हैं एंड उसे रट लेना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि इन सारी चीज़ों का विकास हुआ, इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई, खनन हो गया, उर्वरक उत्पादन हुए, कृषि तकनीकी में सुधार जैसी कुछ अनेक बृहद योजनाएं शामिल की गई थी। उम्मीद की गई कि यह बहुआयामी रणनीति क्या थी कि आर्थिक रूप से प्रभावकारी होगी और देश की संपदा को महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी, और यह उम्मीद भी की गई कि इस बढ़ोतरी से आने वाली संपन्नता धीरे धीरे समाज के सबसे गरीब तबके तक रिस कर पहुंचेगी, और क्या होगा कि असमानता को कम करने में सहायक होगी। विज्ञान की ताज़ा तरीन खोजों को क्या किया गया है कि अपनाने, और नवीनतम तकनीकों पर क्या हुआ कि काफ़ी विश्वास किया गया था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे नए शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए गए, और नए उन्नत, यहाँ पे यदि हम बात करें तो उन्नत देशों के ज्ञान तक पहुँचने के लिहाज से उनके साथ सहयोग करने को उच्च प्राथमिकता मिली। यह विश्वास किया गया कि विकास की प्रक्रिया समाज को अधिक आधुनिक और गतिशील बनाएगी, और क्या किया गया कि उसे उन्नति के पथ पर ले जाएगी। दिन क्या होता है कि विकास को जो मॉडल भारत और अन्य देशों द्वारा अपनाया गया, यानी कि विकास का जो मॉडल था वो भारत और अन्य देशों के द्वारा अपनाया गया, उसकी विगत वर्षों में बहुत अधिक आलोचना हुई, और इसने विकास के लक्ष्यों और प्रक्रियाओं के बारे में कुछ पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया। तो जब हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट का जो रास्ता था, जब हम दूसरों से सीखते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो मतलब क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग आपको मिल जाते हैं, हर जगह पे मिल जाते हैं। एंड मैं तो समझती हूँ कि हर एक सेक्टर पे ऐसे लोगों का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत फ़ायदे वाला होता है। सच में आप ये समझिए ना, जब भी आपकी कोई बुराई करे तो आप ना उसे ना, मतलब ठीक है, उसके थोड़ा इर्द गिर्द रहा करिए, बहुत आपका फ़ायदा होगा, ये बात आप समझ के चलिए। क्योंकि हमेशा पॉजिटिविटी ज़्यादा हो जाए ना तो फिर वो रिफ्लेक्ट ही करती है, उसमें आकर्षण नहीं होगा। लेकिन जब क्या होगा कि थोड़ी सी निगेटिविटी आपके इर्द गिर्द घूमती रहेगी, आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि हमें निगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल सही है, निगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए। तो मैं नहीं कहती कि आप उन्हें अपने घर पे रख लो, लेकिन हाँ, तो उनसे इतना भी दूर मत रहो ना कि हम बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए, जो हमारे लिए हानिकारक हो जाए। तो क्या होता है ना कि जब निगेटिव लोग हमारे पास आते हैं, हमने सपोज बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने आके कह दिया, अरे बाप रे ये क्या किया आपने, मतलब इतना घटिया कौन करता ऐसे, इसमें तो और भी सुधार किए जा सकते थे ना। अब हमारे दिमाग में चलेगा कि नहीं, इसमें तो बात तो सही है, कुछ तो और सुधार कर सकते थे। हम भले ही क्या करें, उससे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाए, बहुत ज़्यादा उससे गुस्सा हो जाए, लेकिन अब हमारे दिमाग में ये तो चलेगा कि भाई अब तो मैं इससे भी बेहतर करने वाला हूँ, इससे काम नहीं चलने वाला, मैं ऐसा काम अब करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी कि इसे बोलने का मौका ना मिले। तो उसकी वजह से हमें प्रेरणा मिली कि हमें और बेहतर हम कर सकते हैं एंड हमें करना चाहिए। तो मुझे तो लगता है उसका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया अदा करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमारा क्रिटिसाइज़ करना बंद कर दे, तो ये भी बेहतर है। तो और नहीं बंद कर रहा तो हमें उससे थोड़ी बहुत सीख मिलती रहती है। तो जो भी जिनके पास भी ऐसे लोगों, परेशान नहीं होना, बस उनका अपना मोटिवेट बना लेना है कि आज इसने ऐसा कहा, मैं तो अब इतना बेहतर करूँगा कि दिखा ही दूँगा कि अब क्या है।
तो ऐसे में हमारा फ़ायदा ही होता है। तो जब इन्होंने क्या किया कि आलोचना किए कि आपने ऐसा दूसरे देशों से अपनाया, ये किया, वो किया, तो हमें लगा कि सही बात है, हमको कुछ करना चाहिए अपने से। हमने देखा कि हम लाते हैं वहाँ पे जो ग्रीन रेवोल्यूशन लाते हैं, हरित क्रांति लाते हैं, कृषि सेक्टर में सुधार करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में सुधार करते हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से हम ले रहे थे। ठीक है, कहीं ना कहीं के मॉडल को हम अपना रहे थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक और बनता, मैंने ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की, तो आप देखिएगा कि जो उसमें पूछे जाते हैं कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, और वहाँ पे वर्ल्ड में जो फादर थे और अपने इंडिया के, तो उसमें से दोनों ही अलग अलग हैं। तो भारत में अपने MS स्वामीनाथन को माना जाता है हरित क्रांति का जनक, लेकिन यदि हम पूरे विश्व में बात करें तो शायद नॉर्मन बोरलॉग जी थे। तो ऐसे ही आपका ये जो आता है दुग्ध क्रांति के मतलब दुग्ध उत्पादन के जनक कौन थे, या आपके इससे मतलब जो कृषि से रिलेटेड कुछ क्रांतियाँ थी, जैसे हरित क्रांति हो गई और दुग्ध क्रांति हो गई, और जो आपकी मतलब ब्लू रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें, पिंक रेवोल्यूशन, ये भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, बहुत अच्छे खासे बनते हैं। इनसे भी आप लोग थोड़ा सा नज़र बनाए रखिएगा, देखिएगा आपको बुक वगैरह में मतलब जो आपकी ज्योग्राफी की है उसमें मिल जाएगा आपको, वो चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें पढ़ाई हमेशा ऐसी करनी चाहिए, पहले क्वेश्चन देखना चाहिए, देन हमें पढ़ना चाहिए भाई कि कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तभी हमारा क्लियर हो पाता है। आज डेवलपमेंट पढ़ा, डेवलपमेंट के बारे में हमें पता नहीं कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, हमने पढ़ा, उसको छोड़ दिया, हमने उसमें से कुछ चीज़ें निकालने की कोशिश नहीं की बिल्कुल भी। अभी सपोज आप भाखड़ा नांगल बांध, जो हमारे इस्पात उद्योग वगैरह इस्टेब्लिश किए गए, जो हमारी हरित क्रांति आती है कृषि सेक्टर में, कई सारे मॉडल अपनाए जाते हैं, तो आप पढ़ते उसे स्किप हो जाता आपके माइंड से, क्योंकि वहाँ पे आपको नहीं पता कि अब इनमें से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप लोग इसे देख लीजिएगा, यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि मैं भी बता रही हूँ, तो मुझे भी कोई सपना नहीं आया था कि हाँ ऐसे ऐसा होता है, मैंने भी क्वेश्चन देखा, उसका एनालिसिस किया, देन मुझे भी समझ में आया कि यस ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, देन ये चीज़ें स्किप करने लायक है, ये नहीं है। तो वहाँ से मैंने आपको बताया कि मैंने तो सारी योजनाएं नहीं पढ़ने को कही, मैंने कहा आपको कि पंचवर्षीय योजनाएं पढ़नी, पंचवर्षीय योजनाओं में बहुत सारी चीज़ें जो पूछी जाती है और उसे आप कवर करेंगे तभी हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद जो रेवोल्यूशन वगैरह है, और जब क्वेश्चन आप देखेंगे तभी आपको वो चीज़ें पता चल पाएंगी। अदरवाइज टॉपिक तो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, खूबसूरत से होते हैं, बहुत अच्छा कुछ सब कुछ पढ़ना होता है, तो पढ़ेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन क्या इतना फालतू का बवाल करना है यार, सीधे सीधे हम अपने टारगेट की फोकस करें। एंड हाँ, बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट भी नहीं चलना है, याद रखिएगा UPSC है, शॉर्टकट बहुत ज़्यादा चलेंगे ना तो वो बहुत गंदे तरीके से भी आपको डुबा देने वाला है ये भी। तो इतना भी ज़्यादा, इसीलिए मैं हमेशा आपको यही कहूँगी, और जब तक मैं रहूँगी यहाँ पे बस कहती रहूँगी कि प्लीज़ वीडियो वगैरह के चक्कर में ना पड़े तो बेटर होगा। सबसे पहले बुकों को सहारा लीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बुक से पढ़ने की कोशिश कीजिए। एंड आप एडिशनल नॉलेज के लिए फिर वीडियो देखिए। मैं नहीं कहती बिना वीडियो देखने आपका काम नहीं होने वाला, ये भी सही है कि वीडियो नहीं देखेंगे तो मैं नहीं कहती मेरा देखिए, किसी का भी मतलब जिस भी टीचर को आप फॉलो करते होंगे तो उन्हें जब तक आप थोड़ा बहुत नहीं देखेंगे तो हमारा भला नहीं होने वाला। यानी कि थोड़ी बहुत क्या होता है कि हम जो चीज़ें स्किप कर रहे होते हैं वहाँ से वो हमारी चीज़ें पुटअप हो जाती हैं। लेकिन किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, और जो किताब नहीं पढ़ रहा वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एंड मुझे अब लगता है कि आपकी जो मैंने बोला था कि NCERT 11th और 12th की ख़त्म हो जानी चाहिए, तो शायद आप लोग कुछ तो कर ही लिए होंगे यार। 24 घंटे का टाइम होता है, इतना तो हो सकता है कि 2 भी घंटे दे रहे होंगे पॉलिटी के लिए, तो भी हो सकता है। ठीक है कि 1 घंटे में आप एक चैप्टर तो ख़त्म कर ही सकते हैं, और जिसकी इतनी स्पीड नहीं है उसके लिए भी अब खतरा ही है, क्योंकि आप काफ़ी लंबे टाइम से मेरे से जुड़े हैं। तो मैं तो यही चाहूँगी कि 1 घंटे में यदि एक चैप्टर आप ख़त्म कर रहे हैं तो बेटर है। अदरवाइज़ ना आप 3 घंटे में एक चैप्टर ख़त्म कर रहे हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अभी आपको सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ध्यान दीजिए उसमें, एंड उसे जल्दी से और समझते हुए विथ नोट्स अपनी प्रिपेयर करते हुए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और नोट्स का मतलब इसमें जो लिखा सिर्फ ये नहीं, इसमें जो बातें आई उस बात में हम कौन सी बात निकालें, हमें ज़रूरी वो होता है। मैं किसी दिन आपको UPSC के क्वेश्चन फिर से दिखाऊंगी, वहाँ पे मैं बताऊंगी कि UPSC का ट्रेंड अब कैसा होता जा रहा है।
हम यदि ऐसे ही चलते रहे ना तो कुछ नहीं होने वाला। उस ट्रेंड के हिसाब से हमें चलना होगा कि यहाँ पे यदि हमने पढ़ा कि भाखड़ा नंगल बांध है, तो अब हमें क्या जाना चाहिए कि हमारी नोट्स प्रिपेयर करने का मतलब क्या हुआ कि ये जियोग्राफी का भी हमारा है, ठीक है। इसको मैंने आपकी इकोनॉमिक्स से भी जोड़ दिया कि ये पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी, चौथी, जिसमें भी ये जोड़ा गया वो कहाँ से जोड़ा गया, किस पंचवर्षीय योजना के तहत, तो उधर से भी। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये किस नदी पे बनाया गया है, भाखड़ा नंगल बांध जो है किस स्टेट में, किस किस स्टेट में इसका पानी जाता है या कहाँ पे, इसके पीछे का जो हमारा सागर है, ठीक है, वो कौन सा है, यानी कि सागर की बात करें यानी जलप्रपात जिसे आप कहते हो वो कौन सा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सागर नहीं होगा, जलप्रपात ही है। जब भी बांध बनते हैं उसके पीछे पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, ठीक है, तो वो भी पूछा जाता है कि कौन सा है। तो जितने भी बांध वगैरह हैं तो वो भी आपको क्या करना पड़ेगा कि ये वर्ड आया, इस वर्ड का ना पूरा आपको पोस्टमार्टम ही कर डालना चाहिए कि इससे क्या क्या है, और वो कब समझ में आएगा इसकी इम्पोर्टेंस, जब आप क्वेश्चन देखोगे। जब हम क्वेश्चन देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि अच्छा ये हमने क्वेश्चन में देखा था, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, हमें पढ़ना चाहिए। और पढ़ना सिर्फ इतना नहीं चाहिए कि हमने पढ़ लिया कि विकास में ये इसकी कोई इम्पोर्टेंस भूमिका थी, जी नहीं, इससे बस नहीं काम चलने वाला है। इसके इर्द गिर्द आगे पीछे सबका पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई हमारी वो होती है, ठीक है। नोट्स में हम वो लिखते हैं कि यहाँ से हमने सिर्फ एक टॉपिक उठाया और इस टॉपिक के बारे में अब क्या क्या है, इसका सारा का सारा जो बुक में मिल रहा तो ठीक है, इंटरनेट का ज़माना है, कहीं आपको जाना नहीं है, घर बैठे चुपचाप एक क्लिक मारना है, सर्च करना है, थोड़ा उंगलियों को तकलीफ़ देनी है आप अपनी, और पूरा आपको सारा कुछ डाटा उसका सामने आ जाना है, सब कुछ आपको देख लेना, बेहतर तरीके से उसे कंप्लीट कर लेना है। और फिर भाखड़ा नांगल से रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड पूछ ले क्वेश्चन, कैसे घुमा के पूछेगा वो, बिल्कुल आपके पास उतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप सारे क्वेश्चन इजीली पुटअप कर पाओगे। और इसमें आप बिल्कुल भी बहाने नहीं बनाओगे कि यार हमने तो पढ़ा नहीं था, हमने तो इतना ही पढ़ा था कि भाखड़ा नंगल बांध प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत बनाई गई थी, अब पता नहीं है कहाँ से आ गया कि भाखड़ा नंगल बांध किस नदी में था। अब तो हमने पढ़ा नहीं तो ध्यान नहीं हमें कि कहाँ पे था, तो किताब में भी ऐसा लिखा नहीं था, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ऐसे एक्सक्यूज देंगे भी तो कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और थोड़ा दिल दिमाग सब यहीं पे लगाइए तो अच्छा होगा। अब ये जो हमारा है विकास के मॉडल की आलोचना है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। एंड इस चैप्टर को बिल्कुल भी जो स्किप करेंगे वो बहुत बड़ी गलती करेंगे, ये बात भी मैं अभी आज बोल दे रही हूँ, क्योंकि इस चैप्टर से आपका बहुत कुछ कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो हो सकता है इस चैप्टर में मैं लंबा टाइम भी लगा सकती हूँ, क्योंकि हालांकि हर चैप्टर में ऐसा नहीं कि मैं एक ही दिन में बना देती हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा और लग सकता है कि एक एक पॉइंट के जो एक एक वर्ड है उनका भी बहुत बड़ा बड़ा मतलब है, तो उसको भी समझाना ज़रूरी है, वरना उस वर्ड को तो आप भी पढ़ के निकल सकते हो, फिर मुझे सुनने की ज़रूरत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।